आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि एग्रीकल्चर बिल पे बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। फार्मर्स जो है सड़कों पे हैं। गवर्नमेंट हैज़ दी अर्जेंसी टू पास द बिल और उसको लॉ बनाने की शक्ल में अर्जेंसी दिखाई जा रही है, इमरजेंसी दिखाई जा रही है इन द टाइम्स ऑफ पैंडेमिक। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है, फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तर्क ये दे रहे हैं, पहले उनके तो कई तर्क हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक्सपर्ट्स भी हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि वाई गवर्नमेंट इज शोइंग द अर्जेंसी एंड वाई द प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन पासिंग द लॉ इज़ नॉट फॉलोड। अब प्रोसीजर्स ऑफ द पार्लियामेंट क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब पहले ये समझो लॉ कैसे बनता है। पहले लोकसभा में बिल पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के साइन लग के बिल जो है लॉ की शक्ल ले लेगा। सिमिलरली अगर राज्यसभा में बिल पास होना है, पहले अगर राज्यसभा में प्रेजेंट हुआ है तो पहले राज्यसभा में पास होगा, फिर लोकसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उसके साइन लगते ही वो लॉ बन जाएगा। अब जब बिल मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट जब वेन एवर ही प्रेजेंट्स अ बिल इन द लोकसभा और राज्यसभा तो उसकी स्क्रूटनी होती है दो तरीके से। अब स्क्रूटनी कैसे होगी? पहला तरीका होता है उस पर डिबेट करना, डिस्कशन करना। अब जो डिबेट और डिस्कशन होती है ज़्यादातर, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है पार्लियामेंट में, तो ज़्यादातर पॉलिटिकली आइडियोलॉजी पे होती है। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट जो है कांग्रेस को ब्लेम करेगी कि कांग्रेस ने पहले बिल लाना चाहिए था, वो नहीं लेके आई, और कांग्रेस जो है बीजेपी पे ब्लेम करेगी कि तुम्हारी पॉलिसी ऐसी है, तुम गलत बिल ला रहे हो, तुम इसको हर जो पॉसिबल तरीका है ऑपोजिशन का टू अपोज द बिल वो फॉलो किया जाता है पॉलिटिकली, नॉट ऑन द सब्सटेंशियल पॉइंट्स ऑफ लॉ। अब सब्सटेंशियल पॉइंट्स ऑफ लॉ जैसे कि सेक्शंस ऑफ द बिल, कुछ कीवर्ड्स हैं जो कुछ गलत इंटरप्रेट हो रहे हैं, कैसा उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, क्या जो जजेस जो हैं उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो डिक्लेयर नहीं कर देंगे। जो अभी जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो पास हो गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू में लोग बोल रहे थे कि जजेस इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर लेंगे। तो ऐसी चीज़ें इलेबोरेटिवली डिस्कशन डिबेट में डिस्कस नहीं होती, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है, 70 से 80 दिन पार्लियामेंट चलती है इन सेशन इन होल थ्रू द ईयर। तो हर बिल पे इम्पोर्टेंट बिल पे ही सिर्फ डिस्कशन पॉसिबल हो पाती है, और कोई जो लेस इंपॉर्टेंट बिल है उस पर ज़्यादातर डिस्कशन भी नहीं होती, उसको वॉइस वोट के थ्रू पास कर दिया जाता है। अब पॉइंट ये है कि जब इतने इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर बिल है उस पर पहले ऑर्डिनेंस भी लाया गया था, इस पे भी अर्जेंसी शो होती है गवर्नमेंट की। उसके बाद जब इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, फार्मर सोसाइटी, श्रोमणी अकाली दल जो इतना प्रोटेस्ट कर रही है, आपके जो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट है वो रिज़ाइन कर रहा है, तो इतनी अर्जेंसी क्यों शो करी जा रही है? अब पॉइंट ये है कि जो स्क्रूटनी ऑफ अ बिल जो है वो दो तरीके से होती है। पहले मैंने आपको बताया जो डिबेट का तरीका है। अब दूसरा तरीका होता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज देना। अब ये दूसरा तरीका है, लेकिन एग्रीकल्चर बिल में पार्लियामेंट्री कमेटी के पास बिल नहीं भेजा गया, उसको जल्दी जल्दी पास करवाने की करी जाए। अब पार्लियामेंट्री कमेटी का जब बिल जाता है तो फ़ायदा क्या होता है? अब फ़ायदा ये होगा कि उस पर इलेबोरेट डिस्कशन होगी, उस पर जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो लिया जाएगा, पब्लिक ओपिनियन है वो लिया जाएगा, जो भी एनजीओज हैं जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, उन पे उनका राय ली जाएगी, ताकि जो सेक्शंस ऑफ द बिल है इट रिफ्लेक्ट्स द पर्पस ऑफ द बिल, ताकि उसको इलेबोरेटली उसको फॉलो किया जाए, उसको प्रोसीजर जो है उसको अच्छी तरीके से उसको फॉलो करते हुए बिल को सब्सटेंशियली वायेबल बनाया जाए। अब ये जो तरीका होता है वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के पास जब जाता है तब ये सारा प्रोसेस होता है, लेकिन इस बिल में ये प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया। अब तीन तरह की पार्लियामेंट्री कमेटियाँ, पहले वो समझ लो। फर्स्ट कमेटी होती है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, इसमें 24 अदर कमेटीज़ इसके अंडर होती है। मीन्स 24 कमेटीज़ इसी नाम की डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती है। इसका जो पर्पस होता है, इट एग्जामिन्स बिल, बजट एंड पॉलिसी ऑफ द मिनिस्टर्स। बिल, इसको ये जो कोई भी लॉ बनना है उस पर डिस्कशन होगी तो इस कमेटी में होगी। बजट अगर कोई बनना है या बजट बन चुका है, उसके एक्सपेंसेस कैसे एलोकेट होने हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, उस पर डिस्कशन होगी। एंड द पॉलिसीज ऑफ द मिनिस्टर्स, लॉ जो लाते हैं वो मिनिस्टर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ही लाते हैं, तो उनकी कैसी पॉलिसीज रहेंगी, क्या वो किस टॉपिक पे वो लॉ ला सकते हैं, ये सारी डिस्कशन इस कमेटी के थ्रू होती है। अब इस कमेटी का टर्म जो होता है 1 साल का होता है। मीन्स इसमें मेंबर्स ऑफ द बोथ पार्लियामेंट, बोथ दी हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों रहते हैं, लेकिन इसका जो टर्म है वो 1 साल का होता है। मीन्स वो जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं वो 1 साल के बाद बदलते रहेंगे, लेकिन जो इसकी फंक्शनिंग है वो पूरे 5 साल ऑफ द लोकसभा, 5 ईयर्स ऑफ द लोकसभा चलती रहेगी।
इसमें 24 इसमें 31 एमपीज होते हैं, जिसमें से 21 फ्रॉम द लोकसभा, 10 फ्रॉम द राज्यसभा होते हैं। तो इसका जो बेसिक पर्पस मैंने आपको बता दिया। अब जो सेकंड कमेटी है और जो थर्ड कमेटी है उनको बोलते हैं स्पेशल पर्पस कमेटी। अब जो स्पेशल पर्पस कमेटी होती है वो दो तरह की होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एंड सेलेक्ट कमेटी। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बोथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स रहते हैं। अब ये स्पेशल पर्पस इसलिए कि जब किसी लॉ पे डिस्कशन होनी है, ये उसका गठन उसी टाइम किया जाता है कि जैसे अभी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का लॉ आना था, तो उसका पर्पस, उसके डिस्कशन के पर्पस के लिए जो कमेटी फॉर्म करी गई थी वो थी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब जैसे ही इस कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में आ जाती है, उनके जो सजेशन है, उनके जो एक्सपर्ट है, ओपिनियन के एडवाइस है, वो पार्लियामेंट में आ जाती है, ये कमेटी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसका जो हेड होता है, दैट इज़ जो रूलिंग पार्टी का एमपी होता है, उसी वही इसका हेड। जो डिफरेंस है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और सिलेक्ट कमेटी में, वो यही रहता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दोनों हाउस के मेंबर्स रहेंगे, लोकसभा के भी राज्यसभा के भी। लेकिन जो सिलेक्ट कमेटी होगी उसमें सिर्फ उसी हाउस के मेंबर्स रहेंगे जिस हाउस की वो सिलेक्ट कमेटी है। तो मीन्स लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी अलग होगी, राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी अलग होगी। लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी में सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स रहेंगे, राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी में सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स रहेंगे। अब जैसे सरोगेसी रेगुलेटरी बिल पास होना था, तो राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी में इसको भेजा गया था। अब चाहे तो लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी में भी पास इसको भेजा जा सकता था। तो यही इन दोनों में फ़र्क है कि सिलेक्ट कमेटी जो होती है उसमें लोकसभा की अलग रहती है, राज्यसभा की अलग रहती है, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कंसिस्ट ऑफ बोथ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा। और इसके बाद डिस्कशन का पॉइंट है कि ये बिल जो है कमेटीज के पास जाते कैसे हैं। तो इसके भी तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि द मेंबर हु इज़ प्रेजेंटिंग द बिल ऑन द टेबल, जो भी मेंबर टेबल पे बिल पेश कर रहा है, इफ़ ही डिमांड सो दैट द बिल शुड बी मूव टू एनी ऑफ द थ्री कमिटीज़, तो जो स्पीकर है या वाइस अपना प्रेसिडेंट है, जो दैट इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वो इसको बिल को कमिटीज़ के पास भेज सकता है। ये पहला तरीका हो गया। और जैसे अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल पास होना था, तो जो लॉ मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने जब बिल प्रेजेंट किया था, ही डिमांड्स दैट द बिल शुड बी मूव टू वन ऑफ द कमिटीज़, तो ऐसे ही एक ही सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेज दिया गया। सिलेक्ट कमेटी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इसको भेज दिया गया था। तो सेकंड तरीका है कि वाइस प्रेसिडेंट दैट इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा चाहे तो खुद अपनी मर्जी से विलिंगली इस बिल को, किसी भी बिल को सिलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या डिपार्टमेंटली रिलेटेड सिलेक्ट कमेटी में भेज सकता है। तीसरा तरीका है कि अगर बिल मानो लोकसभा में पास हो गया, तो राज्यसभा चाहे तो अपनी स्टैंडिंग कमेटी में भेज सकता है। सिमिलरली अगर राज्यसभा में पास हो गया, तो लोकसभा अगर चाहे तो अपनी स्टैंडिंग कमेटी में बिल को भेज सकता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपको लिए जाना ज़रूरी था। आई होप यू विल शेयर दिस वीडियो। अगर आप शेयर करेंगे तो आप लीगल लिटरेसी इंडिया में लाने के लिए मेरी भी हेल्प करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस भी फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।